बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ का फौज से बड़ा धोखा, और ये धोखा उन्होंने किस तरह दिया, इसकी तफसील हम आपसे जानेंगे। और फिर फौज के सुप्रीम कमांडर को एक हसास नोयत का खत लिखा गया है। ये खत किसने और क्यों लिखा और इसके मतन में क्या है, ये तफसील भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने GHQ को एक पैगाम भेजा और इस पैगाम के मुतालिक क्या इंकशाफ हुआ, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले ये जो धोखे की कहानी है, इस पर जाने से कबल आपने ये जो शहबाज शरीफ साहब का ये जो स्टेटमेंट है ये सुना होगा, और वो ये कहते हैं कि हमने अपना सियासी असासा इसलिए दांव पर नहीं लगाया था कि हम फौरी तौर पर चले जाएंगे। यानी हमारा जो बुनियादी मकसद है और जो नारा हमने लगाया था कि हमने रियासत पर सियासत को जो है वो कुर्बान किया। और फिर उन्होंने खान साहब के हवाले से भी कुछ बातें कही हैं। वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा मोहसिन थे इमरान खान साहब के, लेकिन आपने अपने मोहसिनों को नाराज किया और आप उनके एहसानात को फरामोश कर बैठे। जबकि आप चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। ये इमरान खान की ख्वाहिश थी, जो इल्ज़ाम लगाया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से। फिर उन्होंने एक और भी बात कही है। वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत ने हमारे ख़ानदान को बदनाम करने के लिए हर कोशिश की और हमारे ख़ानदान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, लेकिन बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात में अल्लाह ने हमें इज्जत दी और हमें क्लीन चिट मिल गई। वो बार बार नेशनल क्राइम एजेंसी का हवाला तो जरूर देते रहा है। सब आपको याद होगा, जो पेपर्स निकले उसमें कहीं भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं था, उनके बेटे का नाम जरूर था और एक और शख्सियत का नाम था। लेकिन आज फिर उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी का हवाला दिया और ये कहा कि हमें तो यहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी क्लीन चिट दी है। हालांकि अदालत ने जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे उनके अकाउंट्स के, उसके हवाले से एक फैसला जो है वो जरूर दिया। और बाद में पाकिस्तान के मीडिया में इनके कबीले के जो लोग थे उन्होंने भी सवाल किया कि आपका नाम कहां पर लिखा है जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि हमें क्लीन चिट जो है वो दे दी गई। फिर वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान उनके हवारियों ने इल्जाम लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। 3 साल बाद डेली मेल ने हमसे गैर मशरूत माफी मांगी। डेली मेल वालों ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। हवाला दे रहे हैं पिछले 2 बरसों का, जिस दौरान नवाज शरीफ जो ताखीरी हरबे अपनाकर बरतानिया में रहे। इसी दौरान कोरोना और दीगर मामलात भी हमने देखे, जिसकी वजह से जो डिफेंस था, जो एविडेंस थे अदालत में पेश नहीं किए गए। लेकिन ये कहते हैं कि 3 साल डेली मेल की तरफ से जो ताखीरी हरबे हैं वो इस्तेमाल किए गए। डेली मेल ने मुझसे नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी मांग ली। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इमरान न्याजी ने डोनर को पैगाम दिया कि पाकिस्तान को एक पैसा नहीं भेजना। हमें IMF के सामने एड़ियां रगड़नी पड़ी क्योंकि वो हम पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। IMF ना जाने कौन कौन सी यकीन दहानी हमसे ली और हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और रियासत को बचाने के लिए हमने सियासत को कुर्बान किया। इमरान खान ने अपने आखिरी दिनों में हमारे लिए कांटे बिछाकर गए और इसहाक डार ने तो इनको लैंड माइंस का नाम दिया है। राय साहब, फिर वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान न्याजी ने दोस्त ममालिक को नाराज किया और ताल्लुकात खराब किए। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म को खाना काबा के मॉडल की घड़ी दी। वो घड़ी बेच दी गई और खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेचकर इमरान न्याजी ने, ये कुछ उन्होंने इल्जामात भी खान साहब के ऊपर जो लगाए, रसीदें नहीं दी। जो एक घड़ी का जो एक पूरा का पूरा नैरेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बना रही है, चाहे वो उनके मनपसंद सहाफ़ी हों या ये खुद लोग हों। आपने सुना होगा कि ये किस किस्म के इल्जामात जो है वो लगाते हैं। जो सबसे अहम बात है, जनरल बाजवा के हवाले से जो बात की, वो ये कहते हैं कि इमरान खान, जनरल बाजवा तो आपके मोहसिन थे, लेकिन आपने अपने मोहसिनों के जो एहसानात थे उन्हें फरामोश भी किया। अब वो रिटायर हो गए हैं, अब उनको आराम की जिंदगी गुजारने दें। और नए आर्मी चीफ एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं और वो अपना काम जो है बेहतरीन अंदाज में करेंगे। और फिर इसहाक डार साहब भी मैदान में उतरे और उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन राज साहब, ये जो धोखे की बात है, ये कौन सा धोखा दिया है फौज को? क्योंकि धोखा तो ये खानदान पाकिस्तान की आवाम को देता रहा, लेकिन आज ये धोखा फौज को किस अंदाज में दिया गया और बुनियादी वजह क्या बनी इस धोखे की जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया? देखें हाशमी साहब, एक तो शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक जो पॉइंट्स बयान किए और डेली मेल के मुतल्लिक,
इन पर बात करते हैं। लेकिन जिस वक्त शहबाज शरीफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर अलग से वो फौज से एक बड़ा, आप कह सकते हैं, भयानक किस्म का धोखा कर रहे थे। और उस वक्त वो एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे जो कि फौज से दुश्मनी पर मबनी है। एक ऐसे करैक्टर को नवाज रहे थे जिसके मुतल्लिक हमें आर्मी चीफ्स ने, यानी जो आपकी फौज के सिपा सालार हैं, टॉप लेवल पर हमें यह बताया गया था कि ये एक ऐसे करैक्टर हैं जिन्होंने तारीख में फौज के खिलाफ बदतरीन साजिश की। हमें जनरल राहिल शरीफ ने भी यह बताया कि फौज के खिलाफ जो बदतरीन साजिश की गई थी, तारीख की बदतरीन साजिश, वो डॉन लीग्स थी। यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये जनरल राहिल शरीफ और उनकी एस्टैब्लिशमेंट का कहना था। उसके बाद जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने और एक अधूरी सी डॉन लीग्स की इंक्वायरी हुई, एक जाली इंक्वायरी हुई, और डीजी आईएसपीआर थे जनरल आसिफ गफूर, तो उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जाली इंक्वायरी का। तो डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट किया, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। और उस वक्त आर्मी चीफ कौन थे? जनरल बाजवा। यानी जनरल बाजवा के होते हुए भी ये एक तायुन किया फौज ने कि नून लीग के दौर में फौज के खिलाफ जो साजिश हुई, फौज ने यह कहा कि इस साजिश की तहकीकात करें। नून लीग ने बदनीयती पर मबनी तहकीकात की और बदनीयती पर मबनी एक अधूरा सा, लूला लंगड़ा सा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब हाशमी साहब, चौधरी निसार अली खान साहब से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है बतौर साफी। उनके साथ लातादाद मुलाकातें हो चुकी हैं। पंजाब हाउस में जब वो बैठते थे वहां भी बड़ी गपशप होती थी। बतौर साफी उनके इंटरव्यूज भी कर चुका हूं, और वो उस वक्त वजीर दाखिला थे। तो चौधरी निसार अली खान साहब ने भी मुझे यह बताया था कि डॉन लीग्स कोई फसाना नहीं है, डॉन लीग्स एक हकीकत है, और परवेज रशीद इसके अंदर बराह रास्त मुलविस थे। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर थे जिनको मरियम नवाज ने बतौर खास लाहौर बुलाया था, और एक ऐसी ब्रीफिंग में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने से कुछ अर्सा पहले उनको और परवेज रशीद को बुलाया, और इमरान खान साहब ने एक जलसे में इस मुलाकात का जिक्र भी किया कि परवेज रशीद को बुलाया, ये जो दूसरा कैरेक्टर जिनको आज नवाजा है इनको भी बुला लिया, और फिर वहां पे अमरीकी नाज़मुल अमूर से मुलाकात की गई, और इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स ने फौज के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा दिया। वहां पे इनको बुलाया इसलिए गया था। अब हम बात कर रहे हैं तारिक फातमी की। तारिक फातमी अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रहे, और इनको डॉन लीग्स की इंक्वायरी में हटाया गया था। डॉन लीग्स की जब इंक्वायरी हुई तो परवेज रशीद के साथ साथ तारिक फातमी से भी इनका ओहदा वापस ले लिया गया था, और दफ्तर खारजा से इनको कहा गया था कि आप अपना बोरिया बिस्तर लपेटें और घर जाएं। उसके बाद हाशमी साहब, ये तारिक फातमी दोबारा जब शहबाज शरीफ बने प्राइम मिनिस्टर, एक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, तो फौज के अंदर से एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, और इस सख्त रद्द-ए-अमल के बायस जनरल बाजवा को चारों नाचार, आप कह सकते हैं, शहबाज शरीफ को एक सख्त पैगाम पहुंचाना पड़ा, और तारिक फातमी से उनका यह पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया, उनको कैबिनेट से निकाल दिया गया, क्योंकि फौज के अंदर एक रद्द-ए-अमल था कि हमारे खिलाफ जो सबसे बदतरीन साजिश हुई थी उसके मरकजी किरदार को दोबारा से काबीना में शामिल कर लिया आपने। हाशमी साहब, उस वक्त तो निकाल दिया गया, लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आज वही तारिक फातमी, जिनको मैं नहीं कहता, कभी भी हम ये नहीं कहते कि फौज दुश्मन, मुल्क दुश्मन, लेकिन फौज ये कहती थी, फौजी क़यादत ये कहती थी कि ये फौज दुश्मन कैरेक्टर्स हैं, उनको दोबारा से काबीना में शामिल कर लिया गया। मुआविन खुसूसी उनको बना दिया शहबाज शरीफ ने आज ही के दिन में, और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब आप बताएं कि इससे पहले जो फौज बता रही थी वो बात ठीक थी, या अब शहबाज शरीफ ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब हम इस बात को माने? अब आ जाए घड़ी की तरफ कि इमरान खान साहब ने घड़ी भेज दी। हाशमी साहब, इस्लामाबाद में सहाफत करता हूं, 23-24 साल हो गए, और भी बहुत से हमारे जो साफी दोस्त हैं वो भी ये जानते हैं। इस्लामाबाद में जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं हाशमी साहब, इनका एक एक एनओसी जो है उसकी कीमत अरबों रुपए में है,
और जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, यहां तक के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या बहुत से जो निचले लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकार और ऑफिसर होते हैं, वो भी इन हाउसिंग सोसाइटियों में नवाजे जाते हैं। तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके एक दस्तखत भी छोड़ दें, एक कॉन्सेंट भी बराह रास्त नहीं, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के जरिए, आजम खान साहब को भी छोड़ दें, किसी इनडायरेक्टली जुल्फी बुखारी या किसी के जरिए, सिर्फ एक कॉन्सेंट के जरिए इमरान खान साहब अरबों रुपए कमा सकते थे। अरबों रुपए। प्राइम मिनिस्टर थे, इस्लामाबाद के अंदर इंडस्ट्री लगती है, रावलपिंडी के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, जहां भी लगती है, जाहिर है कि सब कुछ इमरान खान साहब के बतौर वजीर आजम सिग्नेचर से होना था। लेकिन हाशमी साहब, कोई एक स्कैम नहीं आया कि इमरान खान साहब ने कोई सी इंडस्ट्री के अंदर से कोई किकबैक्स ले लिए, कोई कमीशन ले लिया, किसी हाउसिंग सोसाइटी से कोई कमीशन ले लिया, जो एक कलम की जुम्बिश से इमरान खान साहब अरबों रुपए कमा सकते थे और उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता था। इमरान खान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो हाशमी साहब, क्या कोई ये तस्वुर कर सकता है कि 1 3 4 5 7 8 चले 10 करोड़ रुपए की घड़ी, कि 10 करोड़ रुपए की घड़ी को इमरान खान साहब कोई करप्शन के तौर पर ट्रीट करेंगे और करप्शन के तौर पर बेचेंगे? ये तो इन्होंने असल में, ये जो बार बार घड़ी का राग लाते हैं, ये इमरान खान साहब की बेगुनाही का सबूत पेश कर देते हैं। इमरान खान साहब ने तोशाखाना के कवायद के तहत घड़ी खरीदी, उनकी घड़ी हो गई, उन्होंने बेची। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के पास तो इतने माली वसाइल भी नहीं थे, इमरान खान साहब के पास तो इतने माली वसाइल भी नहीं थे कि घड़ी उनके पास जब आ गई, उनकी मलकियत बन गई, तो उन्होंने ये सोचा कि चलें, मेरे पास थोड़े से माली वसाइल बन जाएंगे तो मैं इसको 3 4 5 7 करोड़ में, या इनके अंदाजों के मुताबिक 10 करोड़ में फरोख्त कर देता हूं। तो इसका मतलब यह है कि अगर तो इमरान खान साहब ने करप्शन से अरबों रुपए बनाए होते, शाही मालात बनाए होते, किकबैक्स लिए होते, कमीशन लिए होते, फिर उनको क्या जरूरत पड़ती कि ये घड़ी बेचते? इसमें से भी उन्होंने जो बनीगाला वाली एक सड़क थी, उसमें भी कुछ पैसे लगाए, जो इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड भी लेके आए। तो हाशमी साहब, ये घड़ी वाला बयानिया तो बिकने वाला नहीं है। कोई पाकिस्तान का जी शऊर आदमी ये नहीं मान सकता कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसने तमाम हाउसिंग सोसाइटीज, जिसकी तमाम इंडस्ट्री, जिसकी तमाम तामीराती शोबा, जितने आपके बड़े बड़े सनतकार हैं, जितने आपके ताजिर हैं, जितने बड़े बड़े जागीरदार हैं, यानी कुल जो आपकी एक पूरी मईशत है, कारोबार का पहिया है, उसमें कितनी फाइल प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाती हैं? तो इमरान खान साहब ने सिर्फ एक फाइल के ऊपर दस्तखत करने थे, या अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहना था, या इनडायरेक्टली एक नोट देनी थी बस, और इमरान खान साहब ने अरबों रुपए कमा लेने थे। अगर इमरान खान साहब ने अरबों रुपए कमाए होते उस तरह करप्शन से, तो ये इमरान खान साहब की एक एक फाइल, एक एक नुक्ता निकाल के सामने ले आते। अब चूंकि कोई स्कैम नहीं निकल रहा, तो वापस आके बार बार, जिसको कहते हैं मुड़ थुड़ के, वो घड़ी पे आ जाते हैं। और वो घड़ी जो कि तोशाखाना के कवायद के मुताबिक इमरान खान साहब ने खरीदी, अब उनका मर्जी थी वो बेचते या रखते। अब जो तोशाखाना में जो स्कैम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का था, उसका जरा मुआवजा कर ले। तोशाखाना के जितने ताइफ होते हैं हाशमी साहब, ये बात हमारे व्यूअर्स को जरा नोट कर लेनी चाहिए। तोशाखाना में ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता बड़ी तौहीन कर दी, शाही घड़ी थी, उसके ऊपर कोई मस्जिद बनी हुई थी, खाना काबा बना हुआ था। तोशाखाना के तमाम ताइफ 1 साल के बाद हर सूरत में नीलाम होते हैं, उनकी नीलामी होती है। यानी अगर इमरान खान साहब ना भी खरीदते तो इनका एक ऑक्शन होता, और ऑक्शन में फिर वो देखते कि क्या इसकी कीमत लगती है, कोई 20%, 30%, 40% जो भी देता वो इसको ले जाता। लेकिन तोशाखाना में जो आपको गाड़ियां मिलती हैं वो आप नहीं लेके जा सकते, वो उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मैं 20% कीमत दे के, 15% कीमत दे के मैं इसको ले जाऊंगा। लेकिन हाशमी साहब, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये तो बेश कीमत अरबों रुपए की गाड़ियां कायदो ज़वाबित को रोंदते हुए साथ ले गए। तो ये क्या घड़ी की बात करते हैं इमरान खान साहब के मुतालिक? तो ये जो नैरेटिव बनाते हैं घड़ी का, ये इमरान खान साहब ने भी जबरदस्त काम किया कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। इनको बनाने देना चाहिए कि जब भी ये घड़ी का जिक्र करते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हैं कि उसने घड़ी बेच के करप्शन की, तो ये असल में इमरान खान साहब की बेगुनाही को फरोग देते हैं, उसको साबित कर देते हैं कि इस बंदे ने
प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कोई अरबों की करप्शन नहीं की, इसके पास कोई ज्यादा माली वसाइल नहीं थे, तो इसने अपनी घड़ी फरोख्त कर दी। तो ये तो इनका जो बयानिया ये इमरान खान साहब को सूट करता है। जरा शहबाज शरीफ अपने घर में झांक ले, 16 अरब रुपए की करप्शन फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी। उसके बाद इनके बेटे, इनके दामाद, इनकी जो बेटी, इनकी फैमिली के अहलिया, बाकी लोग, पूरे फैमिली मेंबर मफरूर, इश्तिहारी मुजरिम करार पाए। इमरान खान साहब ने नहीं कहा इश्तिहारी, मफरूर और मुजरिम, अदालतों ने कहा। इमरान खान साहब तो नहीं अदालतों में जज लगे हुए थे, और अदालतों के अंदर तो इनकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है। इनके खिलाफ तो अदालतों के फैसले ही नहीं आते, सबको पता है। वो मरहूम सलमान तासीर कह गए थे कि जितनी इन्वेस्टमेंट इनके अदालतों में है, इनके खिलाफ तो 200 साल में कोई फैसला नहीं आ सकता। सलमान तासीर मरहूम तो ये कह गए थे, तो उसके बावजूद ये मफरूर इश्तिहारी मुजरिम करार पाए। तो ये इमरान खान साहब पर करप्शन का इल्जाम आयद करते हैं। तो ये जब जब बोलते हैं, इमरान खान साहब को सियासी फायदा पहुंचाते हैं, खासतौर पर ये घड़ी वाला जो बयानिया है। राय साहब, इसमें ना एक और भी बड़ी अहम बात है, आपने क्योंकि इनके खानदान की बात की है, इन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खानदान के हवाले से भी कुछ बातें कही कि हमें टारगेट किया गया, पूरे खानदान को टारगेट किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो सुरखरू हुए। ये बयानात पहले भी देते रहे, और आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें ये फूलों के हार लेकर सलमान शहबाज के लिए खड़े हैं, और वो बाकायदा आकर झुककर जो है इन्हें मिलते हैं। मसला राय साहब यहाँ पर ये है, और ये बहुत ही संजीदा मामला है। आज कार्टर रक की वेबसाइट के ऊपर अपॉलॉजी, और जिन अल्फाज में लिखा गया कि द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान सिक्योर्स अपॉलॉजीज फ्रॉम द मेल ऑन संडे, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अपॉलॉजी सिक्योर की है। ये कार्टर रक राय साहब वही कंपनी है जिसने शहबाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट किया था इस केस के अंदर। अच्छा, अब वो भी ये कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ का डेफिड वाला मामला जो था, इसके ऊपर तो करेक्शन हो गई और मामला ठीक हो गए, लेकिन इस नोट के अंदर भी जो खानदान के बाकी लोग थे राय साहब, उसका जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एविडेंस दिए गए थे, डेली मेल उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, और वो बेशक हटा दिए गए, लेकिन वो आज भी उसी तरह जो है वो चीख कर सवाल कर रहे हैं टीटी स्कैंडल के ऊपर। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे, हमने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा लोगों की याददाश्त के लिए राय साहब, ये भी बहुत अहम है कि बरतानिया के अंदर जिस कंपनी, बर्मिंघम की कंपनी का मनी एक्सचेंज का नाम था, उसका एक डायरेक्टर वादा माफ गवाह है नैब के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को वो मतलूब है, और जब भी वो बरतानिया आएगा उसे धर लिया जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो टीटीज की हद तक जो बात है, जो पैसे गए, इसका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है, और नैब आपने कंट्रोल कर लिया, कवानीन बदल दिए। वो तमाम एविडेंस जो पाकिस्तान से सर्टिफाइड कॉपीज आनी थी, और डेली मेल के साथ किसी ने कॉपरेशन क्या करना था, कभी नहीं करना था। और ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है, जो शहबाज शरीफ कौम के सामने पूरा सच नहीं बोल रहे, डेली मेल के बारे में आधा सच बोलते हैं, और पूरी हकीकत जो है वो ट्विस्ट करके मलबा जो है वो इमरान खान पे डाल देंगे, शहजाद अकबर पे डाल देंगे, नैब के पुराने जो लोग थे उनके ऊपर डाल देंगे। लेकिन कोई ये भी तो बताए कि कितना फ्रेंडली मैच खेला गया। प्रोसिक्यूटर जो थे इनकी मर्जी के, फिर अदालतों में जब ये केसेस जाएंगे तो कहा जाता है कि जनाब कवानीन तो बदल गए, अब ये हमारे हदूद के अंदर, यानी हमारा इसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो कंट्रोल नहीं है। तो राय साहब, ये भी एक डेली मेल और ये जो कुछ हकायक सलमान शहबाज के हवाले से छुपाए जा रहे हैं, इस पर भी कौम इनसे सवाल जरूर करेगी। देखिए आशफी साहब, सुलेमान शहबाज जब आए हैं पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने उनका इस तरह से इस्तकबाल किया है जैसे नेल्सन मंडेला पाकिस्तान आ गए हो, या वो बड़ी तवील जिलावतनी काटने के बाद, बड़ी तवील जिद्दोजहद करने के बाद, अपने मुल्क के लिए तवील स्ट्रगल करने के बाद पाकिस्तान वापस आए हों। इस तरह से फूलों के हार उनके ऊपर बरसा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि अदालतों ने उनके मुतल्लिक फैसले कैसे दिए थे, और इस तरह से जज्बात का इजहार कर रहे हैं जैसे कोई सदियों से वो अपने बेटे से मिले नहीं। हर चौथे रोज तो शहबाज शरीफ लंदन में होते थे, हर चौथे रोज लंदन में भी वो सुलेमान शहबाज से भी मिल रहे होते थे, और उन्होंने अपने सरकारी दौरों में भी सुलेमान शहबाज, जिनका स्टेटस अभी तक एक मफरूर का स्टेटस है, अभी तक एक मुजरिम का स्टेटस है, क्योंकि अभी भी अदालत ने उनको यह कहा है कि अदालत के सामने आपने सरेंडर करना है, तो उनको वो सरकारी डिनर्स में, सरकारी अशाइयों में लेके जाते रहे। क्यों हाशमी साहब, क्या वजह थी? सिर्फ फोटो सेशन वजह नहीं थी। तुर्क सदर के साथ बिठाया,
सऊदी अरेबिया ले गए सिर्फ इस वजह से कि उनके जो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम प्रोजेक्ट करें, उनको यहां से तुर्की से सऊदी अरेबिया से कुछ ठेके वगैरह लेके दें, इनके कारोबारी ताल्लुकात बनाएं, वहां पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको पता चले कि अच्छा ये सलमान शहबाज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, इनके साथ हम कारोबार करेंगे तो हमें कोई इंसेंटिव मिलेंगे, चले हम इनके साथ कारोबार करते हैं। और वो कारोबार हाशमी साहब, उसका पैसा कोई पाकिस्तान में नहीं आना, वो पैसा तो जाहिर है कि लंदन में पार्क हो जाना है, वो तो दूसरे ममालिक में पार्क हो जाना है। तो इस वजह से ये शहबाज शरीफ लेके जाते थे सुलेमान शहबाज को। हमारे यहां लोग तनकीद करते हैं कि देखें फोटो आ गया सुलेमान शहबाज का शहबाज शरीफ के सरकारी दौरों में, और फिर उनको फोटो सेशन कराने का शौक है। ये इतने भोले नहीं हाशमी साहब, ये फोटो सेशन के लिए नहीं जाते, ये कारोबार के लिए जाते हैं कि अपने कारोबारी कनेक्शन सीधे कर लें। आपकी मैं ना इस बात को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि ये सवाल आज किसी प्लेटफॉर्म पे मुझसे किया भी गया था और मैंने फिर थोड़ी सी तहकीक की राय साहब। नवाज शरीफ ने एक जुमला कहा था कुछ रोज पहले, वो ये कहते थे कि देखें हमें तो जलावतनी पर मजबूर कर दिया गया। राय साहब, ऐसी जलावतनी ना सारे पाकिस्तान के हर बंदे को नसीब हो। आप मजे से बरतानिया में रह रहे हैं और सलमान शहबाज कारोबार कर रहे थे। अगर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर हमें खुद भी ये चेक कर सकते हैं, कंपनीज एक हाउस की एक वेबसाइट है बरतानिया के अंदर, आप वहां पर जाएं कंपनी हाउस के अंदर और सुलेमान शहबाज शरीफ लिखें तो इनके नाम के ऊपर 7 के करीब, यानी एचएस प्रॉपर्टी होल्डिंग्स कंपनी स्टेटस एक्टिव है और ऑक्यूपेशन क्या है जिनकी, ये डायरेक्टर हैं और अपॉइंटेड ऑन द 7 जून 2022, रोल इनका एक्टिव है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे जो AME कैफे होल्डिंग्स लिमिटेड, फिर MHA प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसमें भी ये इनकी ऑक्यूपेशन डायरेक्टर है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, 8 मार्च 2022। ये आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी और ये पब्लिक डोमेन के अंदर सब कुछ मौजूद है और आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। यानी कोई अगर ये कहना कि मेरे बेटे को बरतानिया के अंदर किन हालात में वो जिंदगी गुजारता रहा, आलीशान जिंदगी गुजारता रहा साहब, यहाँ पे तो कारोबार और जो कंपनी हाउसेस के अंदर ये जो नाम रजिस्टर्ड हैं और इनका रोल बतौर डायरेक्टर ये काम करते रहे हैं यहाँ पे। हाशमी साहब, इसीलिए तो अब लोग खुद को इनसे रिलेट नहीं कर पाते। लोगों को पता है कि ये तो खरबपति हो गए इसी पाकिस्तान से, इसी पाकिस्तान की मट्टी से, इसी पाकिस्तान के वसाइल से इनकी जो आमदन और इनके असासे 4-4 हजार गुना बढ़ गए, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद 1% भी नहीं रहेगी। तो फिर हाशमी साहब, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मट्टी ये तो जरखेज है इनके खजानों के लिए, पाकिस्तान की मट्टी इनके खजानों के लिए तो नम है, लेकिन आम पाकिस्तानी के लिए यहां पर कहा जाता है कि पाकिस्तान में आम आदमी तरक्की नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि आम आदमी के तरक्की के जितने भी मौके हैं वो ये सारे करप्शन की सूरत में खा जाते हैं, वो सारे मौके ये हड़प कर जाते हैं और फिर आप देखें कितनी ढटाई के साथ वापस आ जाते हैं। जब दिल करता है यहां से फरार हो जाते हैं, फिर जब दिल करता है डील करते हैं वापस आ जाते हैं और फिर इनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं और फिर वीडियोस। हाशमी साहब, ये तो अवाम की तौहीन करने के लिए अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं, इनको कोई खौफ नहीं होता कि अवाम किस तरह से रिएक्ट करेंगे कि हम फूल बरसा रहे हैं और फूलों के हार पहना रहे हैं एक ऐसे शख्स को जिसको अदालत ने मफरूर और मुजरिम करार दिया है, जो कि बड़ी शाहाना जिंदगी गुजार रहा था लंदन में, जिससे मैं हर दूसरे चौथे दिन मिलता था, उसको मैं फूलों के हार पहना रहा हूं। तो हाशमी साहब, ये इन्होंने खुद को वाइसराय समझा हुआ है, उस मेंटालिटी से कभी बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान साहब से इनको सिर्फ एक तकलीफ है कि ये बंदा किधर से आ गया जो हम में से नहीं है, जो सनतकार नहीं है, जो जागीरदार नहीं है, जो कि कोई बहुत बड़ा कारोबारी शख्सियत नहीं है, और इसने किस तरह से आके हम जो वाइसराय बने हुए थे, हमने नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी करनी थी, हमने नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की नस्लों को अपना गुलाम बना के रखना था, ये बंदा मिडिल क्लास से उठा और इसने हमें चैलेंज कर दिया, ये आम लोगों में से उठा और इसने हमारी सियासत को ताबूत में बंद कर दिया। और अब एक ही सूरत है से जान छुड़ाने की, खुदा ना खास्ता कि इसको रास्ते से या इसकी जिंदगी को, इसकी जान को नुकसान पहुंचाया जाए। इस वजह से ये इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो 14 जमातों के मोरूसी करैक्टर जो हमारे सरों पर मुसल्लत हुए हैं, जिन्होंने हमारी पिछली 3 नस्लों को अपना गुलाम बना के रखा है,
ये हमारी आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने के लिए ये पूरी आप ये कह लें कि इमरान खान और ये जो एक तब्दीली की एक वेव आई थी, पहले तो इन्होंने एक साजिश के जरिए उस वेव को रोकने की कोशिश की और अब ये इलेक्शन से भी राय फरार अख्तियार कर रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये अब चाहते हैं कि इमरान खान साहब को हम मैदान से ही निकाल दें, ताकि ये ना हो कि इमरान खान साहब के हाथों में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़े और फिर हमारी ये जो मोरूसी सियासत का हमने प्लान बनाया हुआ है कि अगले 100 साल भी हमारा जुनैद सफदर, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो के बाद बख्तावर भुट्टो साहिबा, उनके फिर आगे साहबजादे, उनके आगे नस्लें, उनका जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ है वो एक शख्स सिर्फ उस प्लान के अंदर रुकावट है, वो है इमरान खान। तो ये वजह है, ये सारे इकट्ठे हुए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ और उनको इलेक्शन से आउट करना चाहते हैं। जो आपने शहबाज शरीफ के मुतालिक बात की कि शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जनाब बाजवा पर इमरान खान साहब ने इल्जामात लगाए, तो शहबाज शरीफ जरा अपनी रील जो है वो रिवर्स कर लेते, रिवाइंड कर लेते उसको, और जरा देखते कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जनाब बाजवा के मुतालिक क्या इल्जामात लगाए थे। जनाब बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो नवाज शरीफ ये कहते थे कि जनाब बाजवा गद्दार हैं, जनाब बाजवा तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, जनाब बाजवा हम इक्तदार में आकर तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। तो हाशमी साहब, क्या शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ये बयानात याद नहीं है जो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई कैंपेन कर दी? यानी ये तो ऑन रिकॉर्ड है और बहुत पहले की बात नहीं है। रजीम चेंज ऑपरेशन से चंद हफ्ते पहले तक पूरी आईएसआई को भी टारगेट किया हुआ था, पूरी फौज को टारगेट किया हुआ था शरीफ खानदान ने। यानी ये नहीं, इमरान खान साहब ने तो सिर्फ जनाब बाजवा की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद की, बार बार वो ये कहते रहे कि ये फौज मेरी है, कोई ऐसा तासुर नहीं बनना चाहिए कि फौज और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी आमने सामने है। मैं सिर्फ जनाब बाजवा की पॉलिसियों से इख्तलाफ करता हूं, कभी उन्होंने फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मरियम नवाज ने तो इस तरह के ट्वीट्स किए कि आजाद कश्मीर में फौज से बगावत के नारे लग गए। इन्होंने फौज को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने जलसों में कहा कि मैं कारगिल के राज खोल दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब इनको इक्तदार नहीं मिला या एक मर्तबा अवामी ताकत की वजह से इक्तदार इनसे छिन गया, हमेशा तो ये एस्टेब्लिशमेंट के सर पर सवार होकर आते थे, एक मर्तबा अवामी ताकत की बिना पर इनसे इक्तदार छिन गया तो ये रियासत को ब्लैकमेल कर रहे थे। बड़ा आप ये कह लें कि मासूमियत से शहबाज शरीफ ने जनाब बाजवा का दिफा करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त जरा ये सोचें कि जब मियां नवाज शरीफ ये सुन रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मरियम नवाज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे, तो उनके चेहरे पर क्या कोई शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए होंगे? कतई नहीं, क्योंकि इस वजह से कि उनका जो बयानिया था वोट को इज्जत दो का, वो एक ढोंग था, वो मुकम्मल तौर पर एक ढोंग था। वो बयानिया ये था कि हमारे साथ डील करो, हमारे साथ डील नहीं करोगे तो हम तुम्हें धमकाएंगे, हम रियासत को ब्लैकमेल करेंगे, हम फौज को ब्लैकमेल करेंगे। किसी किस्म का वोट को इज्जत दो का बयानिया जो इन्होंने एक ढोंग रचाया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। वो जो अभी बूट पॉलिश वाली पॉलिसी के जरिए ये दोबारा से इक्तदार में आए, तो वो पूरा जो इनका बयानिया है वो अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया है। तो कितनी अजीब बात है। अभी खैर आपके शहर में ही है नवाज शरीफ और मरियम नवाज, किसी दिन निकलें अपनी रिहाइशगाह से, वैसे तो वो फिक्स मैच ही खेलते हैं, तो आप जाएं हाशमी साहब वहां पे और सवाल करें उनसे कि ये जो नवाज शरीफ ने कहा है कि जनाब बाजवा के ऊपर इल्जाम लगा के इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया, तो आप जो इल्जामात लगाते थे और उनको गद्दार कहते थे, उस पर अब भी आप अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं? अब भी आप क्या यही कहते हैं कि जनाब बाजवा गद्दार हैं? अब भी आप यही कहते हैं कि जनाब बाजवा पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? अच्छा, जो इसहाक डार तारीफें कर रहे थे जनाब बाजवा की और ये कह रहे थे कि इमरान खान मोहसिन कुशन, जनाब बाजवा ने इसहाक डार के खिलाफ एक आर्टिकल लिखवाया था जावेद चौधरी साहब से, और उस आर्टिकल में यह लिखवाया था कि इसहाक डार एक करप्ट तरीन वजीर खजाना थे और नेटो का एक सिविल नुमाइंदा मुझसे मिलने आया, यानी जनाब बाजवा से मिलने आया, और मुझे उसने बताया कि वेस्पा की एडमिनिस्ट्रेशन आपके मुल्क पाकिस्तान में अपना एक प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन आपका वजीर खजाना इसहाक डार
किकबैक्स मांग रहा था, कमीशन मांग रहा था। और फिर जनाब बाजवा ने उस आर्टिकल में यह भी लिखवाया कि उसके बाद मैं ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी लेके गया, मैंने वहां भी डिस्कस किया, मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को भी बताया कि आपका ये वजीर खजाना कितना करप्ट है। और जनाब बाजवा और उनकी एस्टैब्लिशमेंट कई ब्रीफिंग्स में ये बताती रही, बारहा बताते रहे कि नून लीग के दौर में मईशत मुकम्मल तौर पर कैंसर ज़दा हो गई थी। जनरल आसिफ गफूर जब DGISPR थे, उन्होंने भी इसी किस्म की ब्रीफिंग्स में यही बताया कि नून लीग के दौर में आपकी मईशत कैंसर ज़दा हो चुकी थी। तो वही इसहाक डार जिनको जनाब बाजवा करप्ट तरीन वजीर खजाना करार देते थे, आज उनका दिफा कर रहे थे। हाशमी साहब, ये पाकिस्तान के लोगों को इनके चेहरे पहचानने चाहिए। ये हैं वो चेहरे जो इक़्तिदार में आने के लिए फौज के ऊपर अटैक करके उनको धमकाने के लिए, और ये भी है कि ये फौज को धमकाने में या जनाब बाजवा को धमकाने में कामयाब भी रहे कि जाहिर है कि इन्होंने डील हासिल कर ली। ये लोगों ने वोट को इज्जत दो का एक नाम नेहाद बयानिया अपनाया हुआ था, और शहबाज शरीफ अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे ये बातें कर रहे थे कि जी जनाब बाजवा के खिलाफ बड़े इल्जामात लगा दिए। अच्छा राज साहब, एक खत लिखा गया है सदर पाकिस्तान को, और मुराद सईद साहब की तरफ से खत लिखा गया है, और इस खत के हवाले से इमरान खान ने भी ये कह दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की है कि इसका एक्शन लिया जाए, क्योंकि मुराद सईद की जान को खतरा है, और कुछ लोगों ने उनका ताकुब भी किया, और इस हवाले से उन्होंने मुराद सईद साहब ने भी जो है ये खत लिखा, और इसके ऊपर अपील भी खान साहब की तरफ से की गई है। इसी तरह जो है वो हादसा जन्म लेते हैं, और पहले हम जो है उसकी कोई तदाबीर और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा राय साहब, एक जाते जाते हम ये भी बता दें कि जो मशावरती इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अब ये फैसला ये किया गया कि पंजाब असम्बली को कब तोड़ना है, और इससे पहले जो पहले मरहले में पंजाब असम्बली से को तोड़ा जाएगा, तहलील कर दिया जाएगा, और फिर केपी असम्बली, और फिर ये भी है कि नेशनल असम्बली में जो राजा परवेज अशरफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब हमें फ़ोन कर करके लोग कहते हैं तहरीक इंसाफ के हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, प्रेशर था। अब ये फैसला किया गया कि तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में भी जाएंगे, और जाकर ये बतौर हिकमत अमली अपने इस्तीफ़े जो हैं वो पेश किए जाएंगे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। इस हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स आइंदा प्रोग्राम में आपके सामने हम रखेंगे। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।